Welcome to the YouTube channel Agri with Avan. Today further continue our plant pathology series. Today's our topic is terms and concept in plant pathology. Firstly we discuss about the what is plant disease. Disease क्या होता है basically not at its condition means वो वाली कंडीशन जब कोई भी प्लांट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता वही डिजीज होती है। डिजीज एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस है जो लगातार इरिटेशन की वजह से पैदा होती है। कोई पैथोजन या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो लगातार इरिटेशन कोज कर रहा है और उसी को हम डिजीज कहते हैं। और एक माल फंक्शनिंग है मीन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं है उस टाइम पे, और इसके कारण कुछ मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पर या फिर माइक्रो लेवल पर सिम्टम्स आते हैं प्लांट्स के ऊपर। यही हमारी प्लांट डिजीज होती है। ये बेसिकली एक माल फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल प्रोसेस से अलग होती है। ये जीएन एग्रियोस द्वारा 1997 में दी गई थी ये डेफिनेशन प्लांट डिजीज की। अगर हम प्लांट डिसऑर्डर की बात करें तो ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। इसके अंदर कोई इन्फेक्शन कोज नहीं होता। ये नॉन इन्फेक्शियस की वजह से होता है क्योंकि एबायोटिक कोजेज हैं, जैसे हमारा एडवर्स सॉइल कंडीशन है या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है हमारा, इनकी वजह से हमारे प्लांट डिसऑर्डर पैदा होते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की? मीन्स जो किसी चीज की या तो कमी से, लैक से या फिर एक्सेस से जो कोई भी चीज पैदा होती है वही हमारा डिसऑर्डर होता है। मान लिया कि हमारे टेम्परेचर में कुछ चेंज आ गया, सडन चेंज आ गया, एक्सेस हो गया फिर कम हो गया नॉर्मल से, या फिर सोयल मॉइस्चर में कोई दिक्कत होगी, कोई न्यूट्रिएंट हो जाता है कई बार, कोई पोषक तत्व मान लिया नाइट्रोजन एक्सेस में दे दिया, उसके कारण कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कैरेट में भी हो जाता है कई बार, लाइट की वजह से, एयर, कोई भी इन सब रीजन में की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिसऑर्डर होती है। ये किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, नॉन इन्फेक्शियस होता है। ये जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं जितने भी एबायोटिक फैक्टर, उनकी वजह से ये कोज होता है हमारा प्लांट डिसऑर्डर। नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज की बात करें तो ये अब्सेंस ऑफ पैथोजेंस में की वजह से होती है। मीन्स इसमें पैथोजन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। मीन्स अगर ये हमारा डिजीज प्लांट है, इसके अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया, फिर ये हमारा इस साइड हमारा एक हेल्दी प्लांट है, ठीक है, एक हेल्दी प्लांट है, तो इसके अंदर ये ट्रांसफर नहीं होगा। और जबकि अगर हमारा डिजीज होता, डिजीज में दोनों आता है, पैथोजन और इन्वायरमेंटल, ठीक है। अगर पैथोजन की वजह से होता तो ये ट्रांसफर हो सकता था। अगर हम पैथोजन की डेफिनेशन की बात करें तो एक वो एंटिटी होती है या यूजुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जीवाणु होता है, जिसकी वजह से डिजीज कोज होती है, वही हमारा पैथोजन होता है, ठीक है। अगर हम ये टर्म की बात करें तो ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिनोट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे हमारा फंजी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर एमएलओज हो गए, ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स है, नेमेटोड्स हो गए या फिर वायरसेस हो गए, ये सब हमारे पैथोजन में आते हैं। इनके अंदर हमारा कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो नहीं होती। अब तक हमने प्लांट डिजीज को डेफिनेशन को कवर कर लिया, हमने प्लांट डिसऑर्डर को कवर कर लिया और पैथोजन को कवर कर लिया, ठीक है। अब आता है हमारा पैरासाइट। पैरासाइट बेसिकली क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर अपना जीवन को सरवाइव करते हैं, या उसके अंदर या फिर उसके बाहर, एंडोबी या फिर एक्टो, ठीक है, जो उससे न्यूट्रिएंट को डिराइव करते हैं, यही हमारे होते हैं पैरासाइट्स। जैसे ह्यूमंस में भी कई होते हैं, वॉर्म्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। अब पैथोजेनिसिटी की बात करें तो किसी भी पैथोजन की एबिलिटी कि वो डिजीज को कोज कर सके, डिजीज को पैदा कर सके, वही पैथोजेनिसिटी होती है। मान लिया एक ए है, ये पैथोजन है, ये दूसरा बी है। बी अगर पैथोजन डिजीज को कोज करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल दे सकता है तो इसकी पैथोजेनिसिटी मीन्स ज़्यादा है, इसकी नहीं है, ठीक है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिसके कारण पूरी डिजीज डेवलप हो जाती है एक होस्ट के अंदर। पूरी के पूरा चेन, स्टार्टिंग से लेके अटैचमेंट से लेके फाइनल डिस्पर्सल तक जितने भी इवेंट्स हैं वो हमारे पैथोजेनेसिस में आते हैं। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्टेक्ट। एक पैथोजन आया, मान लिया उसने इस प्लांट को स्टार्टिंग में हिट किया, यहाँ पे टच किया, ये हो गया उसका इनिशियल, पैथोजन का कनेक्ट हो गया, और पूरे अपने उसने लाइफ साइकिल को कवर किया और पूरे प्लांट में डिजीज कॉज कर दी। वही उसकी पूरी प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। और पैथोजेनेसिटी की बात करें तो उसके अंदर कितनी एबिलिटी कि वो डिजीज कॉज कर सके, वही हमारी पैथोजेनेसिटी है। अब इसको एक पूरे डायग्राम से दिखाया है। स्टार्टिंग में मान लिया उसने अटैचमेंट की प्लांट के ऊपर, इसने अटैचमेंट कर दी, फिर वो होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, मीन्स वो ये पहचानेगा कि क्या मैं इसके ऊपर सर्वाइवल के लिए लायक हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा या नहीं करेगा।
जैसे रस्ट है, वो मान लिया वो वीट को पहचान लिया कि उसमें वीट है, होस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद वो वहां पे जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट के बाद वो पे पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट मीन्स उसके अंदर जाएगा, उसके सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर घुस गया वो। पेनिट्रेट के बाद क्या करेगा, वो इन्फेक्शन को कॉज करेगा, वहां पे उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दिया उसने। फिर वो पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ लेगा, अपने लाइफ साइकिल को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। फिर लीसेंट डेवलपमेंट। लीसेंट डेवलपमेंट मीन्स उसके टिश्यूज के जो भी अबनॉर्मलिटीज हैं, टिश्यूज को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो लीसेंट डेवलपमेंट होता है। फिर वो स्पोर्स बनाना चालू कर देगा, स्पोरुलेशन। स्पोर्स की स्टेज को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। उसके बाद वो फाइनल स्टेज पे, वो नेक्स्ट प्लांट पे फिर वो डिस्पर्जल होना स्टार्ट हो गया। मान लिया सोइल के थ्रू हो गया, या फिर एयर के थ्रू हो गया, वाटर के थ्रू हो गया, वो डिस्पर्जल उसकी प्रोसेस चालू हो जाती है। अटैचमेंट से लेके हम डिस्पर्जल तक टोटल का टोटल ये सारा इसकी प्रोसेस है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन क्या होता है, पैथोजन और इट्स पार्ट और प्रोडक्ट सीन ऑन द होस्ट प्लांट। कोई भी पैथोजन हमारा, उसका अगर कोई भी हिस्सा या कोई उसका प्रोडक्ट अगर वो होस्ट प्लांट के ऊपर दिखता है तो उसी को हम साइन कहते हैं। अगर हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो उसमें क्या सिम्टम होता है, या फिर रस्ट की बात करें, डाउनी मिल्ड्यू के अंदर आपने देखा भी, जो पत्ती की नीचे वाली साइड होती है उसके ऊपर पूरा सफेद सफेद एक पाउडर सा लग जाता है। ये पत्ती है, इसके जो नीचे वाली साइड है इसको पूरा पाउडर लग जाता है सफेद सफेद, ये इसका साइन है। साइन और सिम्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सिम्टम की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रिएक्शंस या फिर ऑल्ट्रेशन, कोई भी नॉर्मल फंक्शन में बदलाव जो प्लांट में होता है वो डिजीज के कारण, वही हमारा सिम्टम होता है। मान लिया मैं बीमार हो गया और मेरे जो शरीर पे सिम्टम्स आएंगे जो डिजीज के कारण पैदा हो रहे हैं, वो सिम्टम हो गया। और साइन की अगर हम बात करें तो उस डिजीज की, जो डिजीज कैसी दिखते हैं ऊपर से, वो होता है साइन। प्लांट के ऊपर साइन भी आता है और सिम्टम भी आता है। सिम्टम डिजीज के कारण आता है। अगर हम सिंड्रोम की बात करें तो सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स कैरेक्टराइजिंग ए डिजीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिंड्रोम। मीन्स जो जो अलग सब तरह के टोटल सिम्टम्स को मिला के वो पूरा हो जाता है सिंड्रोम। उसके रूट पे लगा रहा है सिम्टम, उसके तने पे लगा रहा है, उसके लीफ पे लगा रहा है, टोटल सब के सब जो अलग अलग वेरी कर रहे हैं सिम्टम्स, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं सिंड्रोम। अब बायोट्रोप की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे के पूरे दूसरे की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये होते हैं बायोट्रोप्स। ये हमेशा अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं लिविंग टिश्यूज ऑन विच दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। जिन लिविंग टिश्यूज के ऊपर ये रहेंगे उन्हीं को इम्पैक्ट करेंगे और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। यही हमारे बायोट्रोप होते हैं। जैसे रस्ट हो गया, जिसे कॉमनली रतवा भी कहते हैं, स्मट हो गया, पाउडरी मिल्डी हो गया, फंगी, ये सब बायोट्रोप के एग्जाम्पल हैं। अगर हम पेरिथ्रोट्रोप्स की बात करें, जिसे हम नेक्रोट्रोप भी कहते हैं, एक पैरासाइट जो वो नेक्रोट्रोप होता है जो अपने होस्ट को पहले किल करता है। पेनिट्रेशन मीन्स मान लिया ये प्लांट हमारा, इसके अंदर हमारा ये गया नेक्रोट्रोप, कोई भी पैरासाइट गया, यहाँ पे चल गया, पहले ये इसको किल करेगा। किल करने के बाद इस पे सेप्रोफिटिकली रहेगा। मीन्स जो मरे हुए जानवरों पर जो भी कुछ भी फंगस ग्रो होता है वो सेप्रोफाइट होते हैं, तो ये पहले इसको मारेगा फिर इसके ऊपर ग्रो होगा। वही हमारा पेरिथ्रोट्रोप्स होता है, जिसे हम नेक्रोट्रोप भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका स्क्लेरोटियम रोल्फसी। ठीक है। अगर हम हेमीबायोट्रोफ की बात करें या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की बात करें तो पैरासाइट ये बेसिकली जैसे हमारे बायोट्रोप अटैक करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उसी तरह हेमीबायोट्रोप भी होते हैं। बस फर्क इसमें इतना ही होता है कि अगर वो टिश्यू है वो मर भी जाए जिसके ऊपर वो रह रहा है, उसके फर्दर बाद भी वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा। ये हमारा फैकल्टेटिव है। मान लिया ये प्लांट है, इसके ऊपर हमारा ये आ गया, पैरासाइट आ गया। पैरासाइट यहाँ पे रहेगा, इसको न्यूट्रिशन लेगा आसपास के टिश्यू से। अगर ये टिश्यू मर भी गया ना तो भी ये यहाँ पे रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा। यही फैकल्टेटिव है या यही हेमोबायोट्रोप है, जिसे इसका एग्जांपल है बायोपोलरिस सोरोकिनियाना। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है बायोपोलरिस वाला। अगर हम इनोकुलम की बात करें, पार्ट ऑफ ए पैथोजन विच कॉन्टैक्ट ससेप्टिबल होस्ट कॉजेज इन्फेक्शंस। कोई भी पैथोजन है उसका जो हिस्सा जो होस्ट प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। दो तरह के होते हैं प्लांट, एक तो ससेप्टिबल्स मीन्स जिसके ऊपर आक्रमण का खतरा रहता है, और एक होता है रेजिस्टेंट जो रजिस्ट करता है उसको, कि उसको रोकता है। तो इनोकुलम में कोई भी पैथोजन आ गया, उसका कोई भी हिस्सा आ गया,
और ससेप्टिबल उस होस्ट के ऊपर उसने अटैक कर दिया, और अगर उसके कारण इन्फेक्शन हो गया, वही इनोकुलम हमारा। और या फिर दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं हम, कोई भी इन्फेक्टिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो कांटेक्ट में आते हैं होस्ट प्लांट के और जिनके कारण इन्फेक्शन होता है, वही हमारा इनोकुलम होता है। ठीक है। अगर हम इनोकुलम पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ ए ग्रोथ ऑफ ए पैरासाइट अवेलेबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ ए होस्ट एट द सरफेस ऑफ द होस्ट और ऑर्गन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पैरासाइट के पास कितनी एनर्जी है कि वो होस्ट के अंदर इन्फेक्शन को कोज कर दे, यही होता है हमारा इनोकुलम पोटेंशियल। एक होस्ट को इन्फेक्ट कर दे, उसमें एक डिजीज को कोज कर दे, वही हमारा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मीन्स उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो डिजीज को कोज कर सकता है, इन्फेक्शन को कोज कर सकता है। ये किसके कारण होता है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। अगर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर सूटेबल है तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगा। और पैथोजन में कितनी एबिलिटी है कि वो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। जैसे कुछ कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी कोज करते हैं, कुछ में कम होता है। और ससेप्टिबिलिटी कितनी है होस्ट की, कई बार हम ऐसी ऐसी वेराइटीज को डेवलप कर देते हैं जिनके अंदर ससेप्टिबिलिटी बहुत कम कम होती है, मीन्स उनके अंदर रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है। अगर हमारा ससेप्टिबल होगा मीन्स वो जल्दी से उसमें बीमारी आ जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी ये वेरी करता है। और कितनी मात्रा में हमारा इनोकुलम आया है, मीन्स कितना पैथोजेंस की अवेलेबिलिटी है डिजीज को कोज करने के लिए, इसके ऊपर भी हमारा डायरेक्ट पोटेंशियल डिपेंड करता है। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑफ ए टाइम, ये वो वाला टाइम गैप होता है जिसमें स्टार्टिंग ऑफ पेनिट्रेशन, सबसे पहले पेनिट्रेट हुआ कोई भी पैथोजन होस्ट के ऊपर, और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, मीन्स मान लिया एक प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे पैथोजन स्टार्टिंग हुई, और जब उसके ऊपर पहला सिम्टम आया, इसके बीच में जो भी टाइम गैप है, इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल फेज से लेके सिम्टम तक का जो भी गैप है वो ही है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। और ये अलग अलग पैथोजन पे वेरी करता है, कुछ बहुत जल्दी सिम्टम्स को कोज कर देते हैं, कुछ में कम होता है। होस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी कई बार हो जाती हैं, मान लिया अच्छा टेम्परेचर मिल गया फंगी को 20 से 25 का, तो वो जल्दी विग्रेसली ग्रोथ करेगी, ह्यूमिडिटी मिल गई उसको, तो इन सब के ऊपर वो जल्दी सिम्टम आ जाएंगे, तो इन सब के ऊपर ये वेरी करता है। अगर हम प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो ये एक्शन ऑफ इन्वायरमेंट होता है जो पेनिट्रेशन से और इन्फेक्शन से पहले होता है, जिसके कारण प्लांट के अंदर अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मान लिया अच्छी कंडीशन बन गई, इन्वायरमेंट भी बेस्ट हो गया फंगी की ग्रोथ के लिए, पाउडर मिल्ड्यू के लिए, कुछ किसी के लिए भी, तो उसमें पैथोजन के इम्पैक्ट चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो वही हमारा प्रीडिस्पोजिशन होता है, और प्लांट वल्नरेबल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा अटैक के चांसेस हो जाएंगे। ये अलग अलग इम्पैक्ट के ऊपर बात करता है। इन्वायरमेंट ऑन द होस्ट नॉट ऑन द पैथोजन, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये पैथोजन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल पेनिट्रेशन तो भी हुआ ही नहीं है। पेनिट्रेशन मीन्स फर्स्ट अटैचमेंट, जब हमारा फर्स्ट अटैचमेंट होगा, वो उसके अंदर वो घुसेगा, पेनिट्रेट करेगा, तो उससे पहले ही जो भी कंडीशन बनती है वो हमारी प्रीडिस्पोजिशन में आती हैं। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो जो एक्सेसिव सेंसिटिविटी दिखाता है प्लांट सेल, जैसे ही उसके ऊपर पैथोजन आया, पता है प्लांट में क्या एबिलिटी होती है या एनिमल में क्या एबिलिटी होती है। मान लिया एक टिश्यू है, ये पूरा का पूरा, ये इसके अंदर सारे के सारे सेल्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पैथोजन आ गया, तो पैथोजन जैसे ही आया तो ये क्या करेगा, प्लांट ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज कर देगा कि आसपास के सारे सेल्स को मार देगा, तो इसे यहीं इसकी ग्रोथ रुक जाएगी इसी पैथोजन की, और ये आगे फैल ही नहीं पाएगा। इसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिव को कई बार हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं एनिमल्स के अंदर, क्योंकि एनिमल खुद ही इतना ज़्यादा, एनिमल्स के सेल इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो पहले ही उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और क्विकली उसको एडवांस होने से उसको ब्लॉक कर देते हैं। यही हमारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइटिक रिलेशनशिप, ये पैरासाइट का जो रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, वही इन्फेक्शन होता है। पहले क्या होगा, एंट्री या पेनिट्रेशन होगा, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विद इन द होस्ट, सबसे पहले पेनिट्रेट हो जाएगा, वो पेनिट्रेट करने के बाद वो अंदर जब भी जैसे वो इस्टेब्लिश होगा, वही हमारा इन्फेक्शन होता है। अगर हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ए पैथोजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू वेरिंग एक्सटेंट विदाउट शोइंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द टिश्यू थ्रू विच इट पासिस। सबसे पहले पैथोजन ग्रो होगा, स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट मान लिया उसकी रूट से है, रूट से लेकर ऊपर पूरे पूरे प्लांट में फैलेगा,
तो वो जिस टिश्यू से पास होगा उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन बाद में अपने सारे के सारे सिम्टम्स दिखाएगा। यही सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है। जिस जगह से एंटर करता है उसके बाद पूरे के पूरे प्लांट में फैल जाता है। सिस्टमेटिक का ये मीन होता है। जैसे कॉन्टैक्ट भी होता है ना, कॉन्टैक्ट मीन्स जिस जगह पे आया उसी जगह को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम एपिडेमिक की बात करें या एपिफाइटोटिक डिजीज की बात करें, ये वो वाली डिजीज होती हैं जो वाइडली फैलती है, बहुत बड़े लेवल पर फैलती हैं, लेकिन एक खास पीरियड के लिए, और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म भी उसकी एक खास पीरियड के लिए होती है। यही हमारी एपिडेमिक होती है। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आया था, आयरिश फेमाइन भी जिसे हम कहते हैं, 1845 के अंदर पूरे का पूरा अकाल मचा दिया था उसने आयरलैंड के अंदर। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्ट्रक्टिव फॉर्म थी उसकी, वो वाइडली भी थी वो बहुत ज्यादा। अगर हम एंडेमिक की बात करें, ई एन से आप याद रखना, ई एन को आप रिलेट करना आई एन से, इंडेमिक, इन मतलब अंदर। तो ये वो वाली डिजीज होती हैं जो मॉडरेट से सीवियर फॉर्म तक होती हैं। मीन्स इनका नुकसान बहुत ज्यादा भी हो सकता है या अच्छा खासा नुकसान तो होएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही सीमित होती हैं या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक या स्टेट तक। यही एंडेमिक की खासियत होती है। जैसे क्लब रोट है, ये नीलगिरीज की जो पहाड़ियां हैं हमारे दक्षिणी भारत में, वहीं तक ये सीमित थी। ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो थी, जैसे कई बार वेस्ट बंगाल में भी आई है प्रॉब्लम, तो वो एक खास जगह तक ही सीमित थी। ठीक है, ओनियन समट थी। ये एंडेमिक के एग्जाम्पल है। अगर हम स्पोरोडिक डिजीज की बात करें तो ये एक इरेगुलर इंटरवल पर होती है, किसी भी समय आ जाती है अचानक स्पोरोडोइक, और लोकेशन में भी बहुत ज्यादा इरेगुलर होती हैं, और कुछ फ्यूवर इंस्टेंटिस पे, ये इंस्टेंट पे बहुत ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। जैसे उडबाटा डिजीज ऑफ राइस थी, या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकुम्बर था। ये स्पोरेडिक डिजीज हैं जो इरेगुलर इंटरवल्स पर आती हैं। पेंडेमिक का तो आपने अभी सुना ही होगा, कोरोना के टाइम पे ज्यादातर, कि एक एपिडेमिक ओकरिंग वर्ल्ड वाइड। अगर कोई एपिडेमिक है, जो डिजीज है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है और वाइडली भी है, और ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाती है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है, यही होता है हमारा पेंडेमिक। जैसे UG99 था, U99 था, जो युगांडा के अंदर से स्टार्ट हुआ था और पूरे रस्ट की पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। ये पेंडेमिक का एग्जाम्पल। इसमें आप कोरोना का एग्जाम्पल मत लिखना, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए था। अगर हम प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट इन्फेक्शन होता है प्लांट के ऊपर, जो ओवर विंटरिंग या फिर ओवर समरिंग पैथोजन के कारण होता है। और ये किसके कारण होता है? इनोकुलम। इसका इनोकुलम कौन सा होता है? प्राइमरी इनोकुलम। ओवर विंटरिंग या ओवर समरिंग पैथोजन और इट स्पोर्स दैट कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन, उसी को हम प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। इसको बेसिकली आप समझिए, ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे इसकी रूट के से कोई भी पैथोजन था पड़ा हुआ था, वो आ गया और इसको इम्पैक्ट कर दिया, वो था हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन, और जिसके कारण ये हुआ है वो प्राइमरी इनोकुलम हो गया। अगर हम सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें या सेकेंडरी इनोकुलम की बात करें, सेकेंडरी इनोकुलम में क्या होगा, यहाँ से कोई स्पोर्स जाएगा और नेक्स्ट प्लांट को आगे इम्पैक्ट करता जाएगा, वही सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता किसके कारण है? सेकेंडरी इनोकुलम के कारण। और सेकेंडरी इनोकुलम की अगर हम बात करें तो इनोकुलम प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ सेम ग्रोइंग सीजन, जो सेम ग्रोइंग सीजन के अंदर से ही जो इनोकुलम पैदा हुआ है, उसी सीजन में, मान लिया खरीफ का सीजन था एक 2020 का, तो उससे जो भी राइस में ब्लास्ट की डिजीज थी, उससे जो भी इनोकुलम पैदा हुआ है वही हमारा सेकेंडरी इनोकुलम में आएगा। अब हम बात करते हैं डिजीज ट्रायंगल की और डिजीज टेट्राहेड्रॉन की। डिजीज ट्रायंगल, एक किसी भी डिजीज को होने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ सेट ऑफ कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे फर्स्टली पैथोजन के पास कितनी एबिलिटी है कि वो डिजीज को कोज कर सके। फिर होता है हमारा होस्ट, जिसके ऊपर डिजीज कोज होगी। फिर होता है हमारा इन्वायरमेंट। इसको आप समझिए, ये डिजीज का ट्रायंगल है। सबसे पहले हमारा वायरुलेंट पैथोजन, कि वो जानलेवा कितना है पैथोजन, उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो डिजीज को कोज कर लेगा। फिर आता है हमारा ससेप्टिबल होस्ट, जिसके ऊपर डिजीज होने जा रही है, वो अगर ससेप्टिबल है, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर कम है, तो डिजीज होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है, फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी है ही नहीं तो फिर कैसे होगा? मान लिया किसी फंगस को ग्रोथ होने के लिए या बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए अगर 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, अगर हमारे पास टेम्परेचर 30 डिग्री है तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो एक डिजीज को होने के लिए ये डिजीज ट्रायंगल होना कंप्लीट है। फिर कुछ साइंटिस्टों ने एक और ट्रायंगल टेट्राहेड्रॉन बनाया, जिसके अंदर एक फैक्टर और साथ में काउंट कर लिया, वो था टाइम। इन्वायरमेंट के साथ, पैथोजन के साथ, होस्ट के साथ
टाइम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी डिजीज को होने के लिए। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हमने देख लिया कि होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट ये मिलके ट्रायंगल बनाते हैं। अगर हम फर्स्टली बात करें पैथोजन फैक्टर की, जो डिजीज कर रहा है, उसके बाद क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पैथोजन हमारा प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो डिजीज कैसे होगी। फिर आता हमारा पैथोजेनेसिटी, मीन्स उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो डिजीज को कॉज कर लेगा। विरुलेंस और अग्रेसिवनेस, कुछ पैथोजन्स होते हैं बहुत जल्दी इंपैक्ट करते हैं, विरुलेंट नेचर होता है, खतरनाक नेचर होता है, उनके पैथोजेनेसिटी ज्यादा है। अडेप्टेबिलिटी, कोई भी पैथोजन कितना अडेप्टिव है, वो एक लोकेशन पे एक खास टेम्परेचर पे कितना अडेप्ट है, या फिर वो दूसरे कितनी उसकी एबिलिटी है कि वो नेक्स्ट इन्वायरमेंट को भी सहन कर लेगा। मान लिया कोई सेंट्रल एशिया का है कोई फंगस, अगर वो इंडिया के अंदर आसानी से सर्वाइव कर लेता है तो उसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा कोज करेगा, वर्ल्ड वाइड नुकसान करेगा। डिस्पर्जल एफिशिएंसी मीन्स वो कितना फैलता है। कई बार हमारे पैथोजन्स आते हैं, समट आता है या फिर रस्ट आता है, वो मेडिटेरियन सी से, जो हमारा इराक ईरान वाला उस रीजन से उड़ के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ यहाँ तक आ जाते हैं। उनकी जो डिस्पर्जल एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। सर्वाइवल एफिशिएंसी, कि वो कितनी ज़्यादा कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन्स वो कितना अच्छा रिप्रोड्यूस करता है और कितनी एबिलिटी है और वो कितना एनवायरमेंट है फिट होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, कि पैथोजन का रिप्रोडक्टिव जो फॉर्मेट है वो कैसा है, सेक्सुअल है एसेक्सुअल है। कई बार सेक्सुअल वाले नुकसान कर देते हैं, कई बार एसेक्सुअल वाले कर देते हैं। बेसिकली कई बार एसेक्सुअल वाले ज़्यादा करते हैं। कोनिडिया जू स्पोर्स हैं या फिर ऊ स्पोर्स के थ्रू या फिर एस्को स्पोर्स के थ्रू वो करता है, वो सेक्सुअल में आता है और ये नीचे वाले कोनिडिया में आते हैं। इकोलॉजी ऑफ पैथोजन, पैथोजन कैसा है, वो एक्टोपैरासाइट है, वो अगर ऊपर रहता है सरफेस के या फिर अंदर जाता है। ज्यादातर चांस होते हैं कि वो अंदर वाला जो अंदर जाता है एंडो होता है वो ज्यादा नुकसान करता है। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन, पैथोजन कैसे स्प्रेड होता है, एक्टिव, डिस्पर्जल या फिर पैसिव। पैसिव मीन्स जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, पैथोजन अपने आप वो विंड के थ्रू हो गया या किसी के थ्रू हो गया। एक्टिव में उसकी एनर्जी लगती है। पैसिव वाला बेसिकली ज्यादा नुकसानदायक होता है इन कंपैरिजन टू एक्टिव। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है, ये तो थे हमारे पैथोजन की, हमारा पैथोजन कैसा है, वो है या नहीं है, कितनी उसमें एबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी, सर्वाइवल, डिस्पर्जल, रिप्रोडक्टिव, सब कुछ हमारा पैथोजन का आएगा। हमारा होस्ट जिसके ऊपर इन्फेक्शन होने जा रहा है, जो प्लांट है हमारा, वो ससेप्टिबिलिटी कितनी है उसके अंदर, मीन्स वो आसानी से, जैसे कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी रफ एंड टफ नहीं होते, आसानी से बीमार पड़ जाते हैं, तो उसी तरह प्लांट में होता है कि उसके अंदर एबिलिटी कितनी है कि वो झेल लेगा उसको। अगर वो ससेप्टिबल्स है मीन्स आसानी से बीमारी हो जाती है तो वो उसको कोज करेगा। ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म, की हमारा जो होस्ट है वो किस ग्रोथ फेज में है, वो अगर वो स्टार्टिंग फेज है या फिर सीडलिंग फेज, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। किस फॉर्म का है वो, पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर डिजीज आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ओपन टाइप है थोड़ा बहुत, या फिर उसके अंदर आसानी से हवा भी क्रॉस नहीं हो पा रही, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डिजीज भी ज़्यादा हो जाएंगी। जनरल हेल्थ, प्लांट की हेल्थ कैसी है हमारी। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कुछ होती हैं एनुअल, कुछ होती हैं पेरिनियल। पेरिनियल में वैसे कम आता है, एनुअल में थोड़ा ज़्यादा आता है इसका इम्पैक्ट। ये हमारे होस्ट के फैक्टर थे कि वो होस्ट हमारा कैसा है। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारा टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे। कुछ पैथोजन होते हैं, कुछ रस्ट होते हैं, मान लिया वो उसको एक खास टेम्परेचर रेंज चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो नहीं ग्रो हो पाएगा। रेनफॉल की अगर हमारी बरसात है वो कैसी हो रही है, कितने समय के लिए हो रही है और किस इंटेंसिटी की हो रही है, मीन्स ज़्यादा तेज तेज बरसात हो रही है या फिर कम हो रही है, इसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है पैथोजन के ऊपर और होस्ट के ऊपर। ड्यू क्या है, ड्यू मीन्स जो हमारी ओस होती है उस कितने समय के लिए हो रही है और कितनी हो रही है, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे कई बार एप्पल में भी कोई डिजीज है वो ड्यू की वजह से होती है। लीफ वेटनेस पीरियड, किसी खास डिजीज के लिए कोई कितने समय तक लीफ हमारी गिल्ली रहती है, लीफ के सरफेस के ऊपर, मान लिया ये हमारा लीफ है, इसके ऊपर कितने समय तक लेयर बनी रहती है किसकी, पानी की, जो वेट कितने समय तक गिल्ला रहता है किसी खास डिजीज के लिए, मान लिया 5 घंटे है, किसी के लिए 2 घंटे है, तो ये लीफ वेटनेस पीरियड है। सोइल का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि सोइल के जो पैथोजन है वो सोइल के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सोइल का टेम्परेचर मान लिया एक्सेसिव हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो किल हो जाएंगे और तो आगे होस्ट में डिजीज कोज होगी नहीं। सोइल के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, कुछ पैथोजन को मान लिया
एवरेज टेम्परेचर चाहिए, मीन्स एवरेज वाटर कंटेंट चाहिए, कुछ को ज़्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के अंदर कितनी पावर है कि वो प्रोडक्टिव हो और उसके अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना है, सॉइल के अंदर जो जैविक कार्बन है वो कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। विंड है, विंड किस किस हिसाब से चल रही है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा भी नुकसान करेगी, कम भी नुकसान करेगी, क्योंकि ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण ज़्यादा पैथोजन के एंट्री के चांसेस होंगे। फिर हमारा एयर पोल्यूशन है, क्योंकि एयर पोल्यूशन से प्लांट की जो हेल्थ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, उसकी एबिलिटी है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस की एबिलिटी कम हो जाती है। फिर कई बार आपने देखा भी होगा, अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर्बिसाइड का नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। कई बार ज़्यादा डोज डाल देते हैं किसान, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये भी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर में ही हम इसको काउंट करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट थे, जो बेसिकली सिंपल सिंपल टर्म थी, हमने सारी कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।